नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार ऑनलाइन स्टडी में। और आज हम बात करेंगे राजस्थान के भूगोल के बारे में। राजस्थान भूगोल के अंदर हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, राजस्थान का भौतिक स्वरूप यानी भौतिक प्रदेश हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमारे भौतिक प्रदेश की 3 वीडियो, ये तीसरी वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो बन चुकी है। कुल भौतिक प्रदेश की 3 वीडियो है, आज तीसरा अंतिम पार्ट है जिसके अंदर हम इससे संबंधित चर्चा करेंगे कि इसके भौतिक स्वरूप में जो जो मुख्य मुख्य बिंदु है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक व शेयर ज़रूर करना, और आपको अगर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगे ये चैनल तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए हम बात करते हैं राजस्थान के जो प्रमुख पठार हैं उनके बारे में बात करते हैं कि राजस्थान के प्रमुख पठार कौन कौन से हैं। देखिए जी, राजस्थान के पठारों में सबसे पहला नाम आता है उड़िया का पठार। देखिए, राजस्थान के अंदर पहाड़, चोटियाँ, उनके बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें राजस्थान का जो सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा जो पठार है वो है उड़िया का पठार, और ये सिरोही जिले में होता है। अगर हम बात करें, और इसी पठार के ऊपर जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर यहीं पर ही है, यानी जो 722 मीटर ऊंचाई पर है गुरु शिखर की, जिसे गुरु माथा संतों का शिखर कहा जाता है। तो वो भी इसी पठार पर है, उड़िया के पठार पर। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आता है वो हमारा आता है आबू का पठार। आबू का पठार आता है, जबकि उड़िया 1360 मीटर ऊंचाई पर है, जबकि आबू का पठार है वो 1200 मीटर की ऊंचाई पर है। यानी उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1200 मीटर है। और वो जो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पठार है यानी ऊंचाई के आधार पर। उसके बाद तीसरा आता है जी हमारा भौराट का पठार। देखिए जी, भौराट के बारे में आपने सुना होगा कि यह राजस्थान का तीसरा है, और गोकुंदा व कुंभलगढ़ के बीच में है। और किस जिले में है, वो राजसमंद जिले में, इसका ध्यान रखना। और जरगा पहाड़ी है ना, वो इसी पठार पर है, जरगा पहाड़ी। इसके बाद आ जाइए लसाड़िया का पठार। तो लसाड़िया का पठार जो है, राजसमंद झील भी आपने सुना होगा, और उसके साथ नाम सुना होगा जयसमंद झील। तो ये जयसमंद झील के पूर्व दिशा की ओर में स्थित है। और जिला अगर आपसे पूछे कौन सा है, तो प्रतापगढ़ जिला जो है इसी पठार पर स्थित है, यानी लसाड़िया का पठार है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं अगला हमारा जो पठार आएगा उसके बारे में। देखिए, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जी, मैसा का पठार जी। मैसा जैसा कोई नहीं, क्योंकि चित्तौड़गढ़ का किला है जो मैसा किले, जो चित्तौड़गढ़ का किला है वो किस पठार पर है, वो मैसा के पठार पर है। इसीलिए कहा जाता है कि मैसा जैसा कोई नहीं है। उसके बाद आता है जी ऊपरमाल का पठार। देखिए, ऊपरमाल के बारे में ये कहा जाता है कि जो अशोक परमार ने, राणा सांगा ने अशोक परमार को जो भूमि दी थी खानवा के युद्ध के बाद, तो वो ऊपरमाल की भूमि थी। और यही वहीं पे ऊपरमाल का पठार है जो भैंसरोडगढ़ और से बिजोलिया के मध्य स्थित है। एक बिजोलिया किसान आंदोलन ही हुआ था, भारत का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन वही था जी। अब इसके बाद अगर हम बात करें कांकरबाड़ी का पठार, तो कांकरबाड़ी है जी अलवर जिले में है जी। तो अलवर जिले में फैला हुआ है, इस बात करें तो ये महत्वपूर्ण हो गया पठार। इसके बाद बात करेंगे अपने राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियाँ कौन कौन सी है, पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे, और स्थानीय नाम है उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने देखते हैं भाकर किसे कहते हैं। देखिए, जो सिरोही जिले के अंदर स्थित पर्वतों को भाकर कहा जाता है जी, ठीक है जी। और इसके बाद अगर पूछे गिरवा कहाँ पर है, तो ये गिरवा होती है तस्त्री नुमा होता है, एक पर्वत होता है जो ज़्यादातर अधिकतर उदयपुर में दिखाई देती हैं। उसके अलावा मुकुंदरा हिल्स के बारे में बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो मुकुंदरा हिल्स है जो कोटा व झालावाड़ के बीच में आती है, यानी जो मुकुंदरा हिल्स है, मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियाँ हैं, मतलब मुकुंदरा जो पहाड़ियाँ हैं वो कोटा व झालावाड़ के अंदर आती है। इसके बाद हम बात करें मालानी पर्वत। मलानी, देखिए मलानी से पता सीधा अपने है कि बाड़मेर का नाम आता है, और बाड़मेर में भी एक जगह है बालोतरा, बालोतरा आता है। मालानी नस्ल की जो होती है पशुधन भी है और जगह भी है, मालानी पर्वत तो वहीं पर है। इसके बाद आ जाइए नाकोड़ा पर्वत। नाकोड़ा पर्वत देखो जी बाड़मेर में स्थित है, और जगह है फेमस सिवाना जी। तो इसका दूसरा नाम भी है जी 56 की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। मैंने बताया था पहाड़ियाँ ऊंची है, और 56 के मैदान है वो नीचे डूंगरपुर बांसवाड़ा उस दिशा में पाए जाते हैं। तो नाकोड़ा पर्वत पर ही 56 की पहाड़ियाँ हैं जी, इस बात का ध्यान रखना जी। इसके बाद है जी सुंदा पर्वत जी। तो सुंदा पर्वत है जी भीनमाल जालोर में, इस बात का ध्यान रखना जी।
चलिए जी आगे हम बात करते हैं भोराज पर्वत। भोराज पर्वत अलवर में है, खो पर्वत भी अलवर में है, छपनारा भाकर, ये देखिए मारवाड़ी भाषा का शब्द है छपनारा भाकर। ये कहाँ है? छपनारा भाकर है जी। छपनारा भाकर सिवाना बाड़मेर में, क्योंकि ये बाड़मेर मारवाड़ में ही आता है जी। छपनारा भाकर मारवाड़ी भाषा है, इसीलिए बाड़मेर में ही आता है जी, सिवाना जी। और हल्देश्वर जो तीर्थ स्थल है वो भी यही है, छपनारा भाकर में है जी, सिवाना के अंदर। इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद आता है जी सबसे फेमस चिड़िया टुक पहाड़ी। चिड़िया टूक पहाड़ी, जहाँ पर अपना मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ, और मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है? वो जोधपुर में है। इस बात का ध्यान रखना जी। आगे हम बात करेंगे त्रिकुट पहाड़ी। देखिए चिड़िया टुक पहाड़ी और त्रिकुट पहाड़ी कंफ्यूज नहीं होना है। त्रिकुट त्रिकुट पर तो जैसलमेर का किला है, तो चिड़िया तो जोधपुर में चुग गई मेहरानगढ़ का खेत। ये इस तरीके से भी याद रख सकते हो। उसके अलावा जी मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, मेरवाड़ा तो अजमेर मेरवाड़ा था, तो ये अजमेर तथा राजसमंद की पहाड़ियों मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहा जाता है। तो इनका संबंध अजमेर से भी है, कुछ अंश राजसमंद से भी है। इस बात का ध्यान रखना जी। आगे हम बात करेंगे जी, अब ये एक कारण इसका भी रहा था कि जो मेरवाड़ा की थी, ये मेवाड़ और मारवाड़ दोनों के बीच में बाउंड्री का कार्य करती है, ये बिल्कुल अलग करती है। इसके बाद ये जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। जसवंतपुरा जगह तो जालोर में है, इसीलिए इसे डोरा पर्वत और रोजा भाकर और इसराना भी कहते हैं। किसको? जसवंतपुरा की पहाड़ियों को जी। इस बात का ध्यान रखना जी। आगे हम बात करेंगे जो हमारी अंतिम है जी, झाड़ोल पहाड़ भी इसी जसवंतपुरा को बोलते हैं। उसके बाद समुद्र तल की ऊंचाई के अनुसार जो अपने हैं वो 5 भागों में बांटते हैं, जो राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र है उसको। तो देख लेते हैं जी 5 भाग कौन कौन से है कि समुद्र तल की ऊंचाई के आधार पर जो अपना राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र है उसको हम 5 भागों में बांटते हैं। तो एक तो पर्वत शिखर है, दूसरा पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं जो जैसे अरावली वगैरह है, उच्च भूमि पठारी भाग आता है, इसके बाद मैदानी भाग आता है, फिर निम्न भूमि भाग आता है। अब इनके बारे में चर्चा करेंगे कि पर्वत शिखर कौन से हैं, पर्वत श्रृंखला कौन सी है, उच्च पठारी भूमि किसे कहते हैं, मैदानी भूमि किसे कहते हैं और निम्न भूमि किसे कहते हैं, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है जी, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे अंत तक जरूर देखना। इसके अलावा भारतीय राज्य व्यवस्था की वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, और आप को जो रीट भर्ती पंजाबी से संबंधित विषय है वो भी आपको यहीं पर ही मिल जाएगा, नीचे उसका लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए हम आगे बात करते हैं, जो पर्वत शिखर और उच्च शिखर है उनके बारे में बात करते हैं। यानी यहाँ तो उसे पर्वत शिखर भी कह सकते हैं और उच्च शिखर भी कह सकते हैं। उससे पहले मैं आपको राजस्थान भूगोल का एक प्रश्न करूँगा कि आपने बताना है कि राजस्थान में जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वहाँ पर जनसंख्या कितने प्रतिशत निवास करती है, जो हमारा मरुस्थलीय भाग में, वो बताना। पहला प्रश्न ये है। और दूसरा प्रश्न है कि राजस्थान का सबसे अधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है। ये 2 प्रश्नों के उत्तर आपने देना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक तो आपने बताना है कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय जो भौतिक स्वरूप है उसके अंदर कितनी जनसंख्या निवास करती है, और दूसरा प्रश्न है कि राजस्थान का सबसे अधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है। इन दोनों का आंसर आपने देना है जी। आगे हम बात कर रहे हैं कि पर्वत और शिखर व उच्च शिखर किसे कहा जाता है। इसमें यह कहा जाता है कि जिनकी ऊंचाई 900 मीटर से ऊपर हो तो उन्हें हम पर्वत शिखर कहते हैं। जैसे अपना गुरु शिखर आ गया, जरगा आ गई, शेर आ गई, दिलवाड़ा आ गई, इनकी जो ऊंचाई है ना वो 900 मीटर से ज़्यादा है, इसीलिए इन्हें पर्वत शिखर या उच्च शिखर की कैटेगरी में रखते हैं जी। ठीक है जी। और ये पूरे राजस्थान का 1% भाग में ही पाई जाती है, इस बात का भी ध्यान रखना जी। आगे है जी पर्वतमाला व पर्वत श्रृंखला। देखिए चाहे तो पर्वतमाला कह दीजिए चाहे पर्वत श्रृंखला कह दीजिए, यानी एक श्रृंखला के अनुसार पाई जाती है जिसके अंदर जो समुद्र तल से ऊंचाई कितनी 600 से लेके 900 मीटर तक ऊंचाई होती है, और इसका संपूर्ण राजस्थान के कितने भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है, वो 6% भाग में पाई जाती है, और इसका उदाहरण अरावली ले सकते हैं जी।
आगे हम बात करें भी उच्च भूमि या पठार। यहाँ तो इसे उच्च भूमि कह दो या पठार कह दो। अब पठार कौन सा होगा? जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है उससे हम पठार या उच्च भूमि कहते हैं। जैसे नागौर की भूमि उच्च भूमि होगी, हड़ौती का पठार हो गया, इन्हें सबको क्या कहते हैं? उच्च भूमि या पठार कहते हैं। और ये संपूर्ण राजस्थान का जो भौगोलिक स्वरूप है उसका 31% भाग में पाई जाती है। देखिए ये प्रतिशत आपको याद रखनी है जी। आगे हम बात करें तो जो मैदान है, मैदान कौन सी है? तो मैदानों के अंदर हम वो कहते हैं जहाँ 150 से 300 मीटर की ऊंचाई हो समुद्र तल से, उन्हें मैदानों की कैटेगरी में रखा जाता है। और मैदान तब भी बनते हैं जब नदियों के निर्माण से जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है उससे समतल मैदानों का निर्माण हो जाता है। और ये पूरा राजस्थान के अंदर बात करें तो 51% भाग पर ये पाया जाता है, मैदान पाया जाता है। इस बात का ध्यान रखना जी। कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो जी। ये आज हमारा भौतिक स्वरूप का अंतिम भाग है जी। इसके बाद आती है निम्न भूमि किसे बोलते हैं। देखिए आपने बहुत बार सुना होगा निम्न भूमि। निम्न भूमि वो होती है जो 150 मीटर से नीचे हो समुद्र तल से, उसे निम्न भूमि कहते हैं। और यहाँ पर खारे पानी की झीलें बहुत ज़्यादा होती है। और खारे पानी की जो झीलें होती हैं इन्हें रन का मैदान भी कहते हैं। ये रन का मैदान भी होता है। और इनका भौगोलिक अगर हम क्षेत्र देखें कि कितने प्रतिशत भाग पर है, निम्न भूमि 11% भाग में पाई जाती है जी। तो ये कुछ फैक्ट थे जी भौतिक स्वरूप से जुड़े हुए। इसके बाद कुछ और नाम आते हैं उनके बारे में देख लें जी। व्यर्थ भूमि। व्यर्थ भूमि कौन सी होती है? पूरे जो भारत की व्यर्थ भूमि है वो है 20% भाग राजस्थान में ही आती है। जो पूरे भारत की व्यर्थ भूमि का 20% भाग राजस्थान में आता है, ये बात का ध्यान रखना। और राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ भूमि वाला जिला अपना जैसलमेर है जी। अगर हम अनुपात में काउंट करें तो अनुपात की दृष्टि से सबसे सर्वाधिक व्यर्थ भूमि राजसमंद में पाई जाती है। वैसे क्षेत्र के अनुसार तो जैसलमेर है और अनुपात के अनुसार देखें तो राजसमंद है, क्योंकि पहाड़ियाँ वगैरह है जी वहाँ पे। इसके बाद आता है जी अधात्विक खनिज। अब आपने सुना होगा अधात्विक खनिज कौन से होते हैं? अधात्विक खनिज वो होते हैं जो भारत में सर्वाधिक अधात्विक खनिज ही कहाँ से पाए जाते हैं? वो अरावली पर्वतमाला से पाए जाते हैं जो जमीन से निकलते हैं। इसके बाद है जी सर या सरोवर। अब सर या सरोवर क्या कहते हैं? जब वर्षा आती है तो अस्थायी तालाब बन जाते हैं जिन्हें सर या सरोवर कहते हैं जी। इस बात का बीकानेर जिले में अधिकतर गांवों के नाम सर से आते हैं, जैसे जाम सर, इस तरीके से गांव आते हैं जी। तो जो सर है वो तालाब को कहा जाता है। इसके बाद नाम आता है जी जोहड़ या नाडा। देखो ये मारवाड़ी भाषा का शब्द है जी नाडा। नाडा और जोड़ एक ही होता है। यहाँ पर क्या होता है अभी कच्चे पक्के कुएं होते हैं जिन्हें जोड़ या नाडा कहते हैं जी। ज़्यादातर कच्चे ही होते हैं जी, उन्हें जोड़ या नाडा कहते हैं। पलाया। अब पलाया का नाम सुना होगा पर पलाया पता नहीं होता क्या चीज़ है। तो पलाया होता है जी जब हवाएं चलती है तो अस्थायी खारे पानी की झीलें मिल बन जाती हैं, उन्हें पलाया कहा जाता है जी। कुछ होती अस्थायी होती है जी खारे पानी की झीलें, जिन्हें पलाया कहा जाता है जी। तो ये इससे जुड़ी हुई थी। अब आगे हम बात करें जहाँ नाम आता है जी खड़ीन। ये देखिए ये पूछेंगे जी खड़ीन कहाँ पर है? तो खड़ीन थी जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण थे। उन्होंने 15वीं शताब्दी में क्या एक टेक्निक अपनाई थी जिससे वर्षा का इन्होंने जल इकट्ठा करने की एक टेक्निक थी, एक इनकी पद्धति थी। जल संग्रहण करने की पद्धति को खड़ीन कहा जाता है। तो किसने अपनाई थी? पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। अब एक शब्द आता है हम्मादा। हम्मादा किसे कहते हैं? जब मरुस्थल के अंदर अपने पथरीला भाग मिले उसे हम्मादा कहते हैं जी। और इसका अधिक विस्तार जैसलमेर में देखने को मिलता है और जैसलमेर के अंदर लोहाद्रा में व रामगढ़ में इसका देखने को अधिक मिलता है। इस बात का भी ध्यान रखना जी। आगे हम बात कर रहे हैं जी मरहो। मरहो क्या होता है जी? राजस्थान के अंदर जो थार का मरुस्थल है वहाँ पर जटिल बालू का स्तूपों की एक कतार के भूमि, निचली भूमि जो वर्षा से जल युक्त हो उसे मरहो कहते हैं। देखिए जी जो राजस्थान का मरुस्थल है वहाँ पर बालू का स्तूप होते हैं, लगातार बालू का स्तूप होते हैं। उसके जो नीचे की निचली भूमि जो होती है वहाँ पर वर्षा इकट्ठी हो जाती है, उससे जल युक्त होते हैं, जिसे मरहो कहा जाता है जी। आगे है जी रेग। रेग होता है जी जिसके अंदर पत्थर, बालू, मिट्टी, कंकड़ सारा मरुस्थल पाया जाता है, जिसे रेग कहा जाता है जी। इस बात का ध्यान रखना जी।
आगे है जी मरु त्रिकोण। मरु त्रिकोण, मरु तो मारवाड़ होता है, मारवाड़ के अंदर बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये है जी मरु त्रिकोण जी। यानी मरुस्थल का त्रिकोण कौन सा है जी? जैसलमेर है, बीकानेर है, जोधपुर है जी, ये मरु त्रिकोण है जी। आगे है जी सौर त्रिकोण, यानी सौर ऊर्जा का त्रिकोण कौन सा है जी? बाड़मेर आता है, जैसलमेर आता है और जोधपुर जिले आते हैं। त्रिकोण में 3 जिले आते हैं जी। सौर, सौर यहाँ बीकानेर मत कर देना, बाड़मेर है जी, इस बात का ध्यान रखना। जबकि मरु त्रिकोण के अंदर बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर है, इस बात का। नाचना, अब ये नाचना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नाचना क्या है? नाचने की एक विशेष तो ये है कि ये जैसलमेर का एक गांव है जो मरुस्थल के प्रसार के लिए जाना जाता है, यानी प्रसार हो रहा है, बढ़ रहा है आगे मरुस्थल, उसके लिए जाना जाता है। और रेगिस्तान का मार्च फास्ट भी कहा जाता है इसे आगे बढ़ने को, इस बात का भी ध्यान रखना जी। चलिए जी आगे हम बात करते हैं। ये भौतिक स्वरूप से संबंधित कुछ भाषा शब्दावली है जिसको मैं एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। इसको साथ साथ में नोट भी करते रहना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। आगे है जी थली। तो थली कैसी कहते हैं? थली देखिए जी, बीकानेर का भाग और चूरू का जो मरुस्थलीय भाग के अंदर एक पट्टी पाई जाती है जिसे थली कहा जाता है। अगर पूछे समराथल कहते हैं, लेकिन स्थानीय भाषा में इसे थली कहते हैं। फिर आता है जी रन व टाट। टाट भी है, ठाट भी है, लेकिन रन व टाट होता है जी। ये क्या होता है कि मरुस्थल के जो टीले होते हैं उनमें जब मरुस्थल के टीलों के बीच में जब वर्षा ऋतु पर क्या होता है कि अस्थायी खारे पानी की झीलें बन जाती है और बाद में वो दलदली हो जाती हैं, उस भूभाग को रन या टाट कहते हैं। फिर है जी डांड। अब ये डांड क्या होता है जी? वो होता है जी मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर जो लवणीय झीलें बनती हैं उन्हें डांड कहते हैं। इसके बाद अगला है जी वल्लभ या मांड। अब यहाँ तो वल्लभ संप्रदाय या मांड क्षेत्र। मांड क्षेत्र कौन सा है जी? एक संप्रदाय अलग है जी। वल्लभ क्षेत्र या मांड क्षेत्र। मांड क्षेत्र है जी जैसलमेर व बाड़मेर का जो क्षेत्र आसपास का क्षेत्र है उसे वल्लभ क्षेत्र या मांड क्षेत्र कहते हैं। फिर है जी नेब खां, ये महत्वपूर्ण है जी। नेब का क्या है जी? नेब का क्या होता है? जब झाड़ी के पीछे बनने वाले रेतले, जैसे ये झाड़ी है जी इस तरीके की, इसके ना आस पीछे मिट्टी इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है जिसे क्या कहते हैं? नेबघा कहते हैं जी। इसके बाद जी लाठी सीरीज। ये लाठी सीरीज क्या हुआ था कि जमीन के अंदर एक मीठी पट्टी पाई गई थी लंबाई के अंदर, बाकी सारा पानी खारा था और बीच में मीठी पट्टी पाई गई थी जिसे लाठी सीरीज कहते हैं। और इसकी खोज की थी काजरी ने। और काजरी का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में है जी। इसके बाद जी संतों का शिखर। अब संतों का शिखर देखने की जरूरत नहीं है जी, गुरु शिखर को कहते हैं संतों का शिखर जी। गुरु माथा भी है तो संतों का शिखर भी है जी। आगे हम बात करेंगे राजस्थान का बारख्योनस क्या है? वो माउंट आबू को कहा जाता है जी। माउंट आबू कहाँ है? वो सिरोही में है जी, राजस्थान का बारख्योनस। इसके बाद है जी हाथीगुड़ा की नाल। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्या है? कुंभलगढ़ दुर्ग हाथीगुड़ा की नाल पर स्थित है जी। एक दर्रा होता है उस तरीके का होता है जी, वहाँ पर स्थित है जी कुंभलगढ़ दुर्ग हाथीगुड़ा की नाल पर, तो ध्यान रखना जी। आगे है जी कांठल प्रदेश। ये महत्वपूर्ण है जी। कांठल है जी बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के बीच में जो पहाड़ी क्षेत्र है उसे कांठल प्रदेश कहते हैं जी। ठीक है जी। अब आपने बताना है कांठल की गंगा किसे कहते हैं, आपने उत्तर देना है जी, कमेंट करना है, जरूर करना है। कांठल की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं? इसके बाद है जी मेवल प्रदेश। मेवल प्रदेश कौन सा है जी? मेवल प्रदेश है जी जो बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उनके बीच की जो पहाड़ी है, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी बाग है, उसे मेवल प्रदेश कहते हैं जी। तो ये मेवल प्रदेश जिला पूछे तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर है। इसके बाद है जी भुंडोल। भुंडोल प्रदेश वो है जी जिसके अंदर अगर हम बात करें कांठल प्रदेश भी आता है और मेवल प्रदेश के जो बीच का जो भाग है उसे भुंडोल पर्वत के भुंडोल प्रदेश कहा जाता है। यानी मेवल व कांठल के बीच का हिस्सा है जो। इसके बाद भूमठ प्रदेश। अब ये भूमठ आपने सुना होगा, जो सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर का जो पहाड़ी भाग है उसे क्या कहते हैं? भूमठ प्रदेश कहते हैं जी, जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको जी। इसके बाद है जी ईडर। अब ईडर का राजा, ईडर के महाराजा, ये सुना होगा। तो ईडर प्रदेश कहाँ आता है? ईडर है जी दक्षिणी जो राजस्थान है और गुजरात का कुछ भाग, जो मध्य का भाग, सीमावर्ती भाग है, जो ईडर प्रदेश के नाम से जाना जाता है जी। तो ये ईडर से संबंधित जानकारी थी जी। आगे आता है जी भद्र प्रदेश। आप कहोगे ये शब्दावली हमें क्यों करवा रहे हो? देखिए बुक्स के अंदर ये शब्दावली मिलेगी नहीं, मैंने
प्रयास किया है सभी शब्दावलियों को इकट्ठा करने की जो भौतिक स्वरूप में शामिल होती है। इसके बाद है जी भद्र प्रदेश। भद्र प्रदेश कौन सा होता है? जो पुष्कर घाटी व नागौर का जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसे भद्र प्रदेश कहते हैं। उसके अलावा संपाद लक्ष्य, संपाद लक्ष्य के बारे में आपने पढ़ा है बहुत सी किताबों में। संपाद लक्ष्य है जी जो सांबर झील है, सांबर झील से लेकर सीकर का जो भूभाग है उसे संपाद लक्ष्य कहा जाता है जी। ये भी एक ध्यान रखने योग्य बात है जी। ठीक है जी। तो अगर आप संपाद लक्ष्य कौन सा है? सांबर झील से लेकर सीकर के तक पाया जाने वाला भूभाग संपाद लक्ष्य कहलाता है। इसमें करवासा गासी। अब ये करवासा गासी कौन सा है जी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी इसका उल्लेख मिलता है जी। इसके बाद में ये है जी बरखान बालू का स्तूप के मध्य ऊंटों के आने जाने का रास्ता होता था, जिसे कारवासा गासी कहते हैं जी। देखिए ये स्थानीय भाषा के नाम थे जी। कारवावासी यानी वहाँ से गुजरना एक था। पिडमांट का मैदान। पिडमांट का मैदान कहाँ है? पिडमांट का मैदान है जो बनास व बाणगंगा के बीच जो बना हुआ मैदान है उसे पिडमांट का मैदान कहते हैं। और बाद में मगरा। मगरा किसे कहते हैं? मगरा होता है उदयपुर का दक्षिणी पश्चिमी भाग है जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्वत पाए जाते हैं, वो पर्वतीय भाग है मगरा। इसके बाद आबू। आबू पर्वत या आबू खंड कहते हैं इसे जी, आबू पर्वत खंड। इसके अंदर आती हैं आबू की पहाड़ियाँ आती हैं जो होती हैं जी गुरु माता है, बैथोलिक है, इसलबर्ग है, इनकी संज्ञा दी जाती है आबू पर्वत खंड को। ठीक है जी। ये सूचक शब्द है, ये इसी से ही जुड़ते हुए शब्द है जी। तो ये आज हमने चर्चा की है जो भौतिक स्वरूप में आने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में कि ये आ सकते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से देखना ताकि इससे संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आएगी राजस्थान की जो पॉलिटी का जो स्थानीय स्वशासन है उससे संबंधित आएगी, ज़रूर देखना। और इस भौतिक स्वरूप की 2 वीडियो और हैं उसको भी ज़रूर देखना। आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।